मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोका, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय, बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की फर्स्ट यूनिट के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम इत्यादि के बारे में बात की। पिछले लेक्चर में हमने बात की फूड चेन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे फूड वेब और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। हमारे पास में टर्म आती है फूड वेब, खाद्य जाल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फूड चेन्स के बारे में, जिसमें हमने बताया कि इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं, चेन्स कार्य करती हैं जो एक दूसरे पर भोजन हेतु निर्भर रहती हैं। भोजन का अर्थ ऊर्जा से है। सभी जीवों को अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं हेतु जो डेली रूटीन की जो उनके प्रोसेसेस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे ग्रोथ है, जैसे रिपेयर है, इत्यादि इत्यादि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए वे भोजन पर निर्भर रहते हैं। उस आधार पर हमने फूड चेन में जीवों को अलग अलग क्लासीफाई किया था। जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने सूर्य ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स या भोजन का निर्माण किया। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तीसरे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर निर्भर थे अपने भोजन के लिए। और इस तरह से टॉप कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स पर निर्भर रहे अपने भोजन के लिए। तो इस प्रकार से फूड चेन्स का निर्माण हुआ। लेकिन इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी, उसकी जो स्थायित्व है, उस स्थायित्व के लिए फूड चेन्स का एक दूसरे पर आपस में जुड़ा होना, एक दूसरे पर निर्भर रहना भी आवश्यक है। मान लीजिए किसी एक इकोसिस्टम में, मान लीजिए किसी भी कारण से खरगोश खत्म हो जाते हैं या हिरण खत्म हो जाते हैं, तो क्या होगा? हिरण खत्म हो जाएंगे तो घास खाने वाला कोई नहीं रहेगा। जब घास खाने वाला कोई नहीं रहेगा, उस एक फूड चेन, मान लीजिए एक फूड चेन है जिसमें घास है, घास को हिरण खा रहा है, हिरण को चीता खा रहा है, चीता को आगे टॉप कंज्यूमर ले रहा है। तो मान लीजिए उसमें हिरण खत्म हो गया। हिरण खत्म होने से क्या होगा कि घास खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हर्बीवोरस नहीं रहेगा। तो जो कार्निवोरस है, जो मांसाहारी जीव है, वो किसके ऊपर निर्भर होगा? इसलिए वह जो मांसाहारी जीव है वो दूसरे हिरण के स्थान पर अगर खरगोश मिल रहा है तो खरगोश को खा लेगा, हिरण के स्थान पर अगर बकरी मिल रही है तो बकरी को खा लेगा। इस तरह से फूड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो भी स्तर है, पोषण स्तर, वह किसी एक पर निर्भर नहीं होता। यह जो आपस में जुड़ाव है, इसे हम इंटरकनेक्शन कहते हैं या अंतःबंधन कहते हैं। और इस प्रकार से अंतःबंधन से बनने वाला एक जालनुमा संरचना, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर वेब कहलाता है। इसे हम फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या होगी? फूड वेब की डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी फूड चेन एक दूसरे से वियुक्त नहीं होती, आइसोलेटेड नहीं होती। वह एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, अंतःबंधन में होती है। और ये जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं, वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर को, एक जालनुमा रचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल जो है वो किसी भी इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए अत्यंत आवश्यक संरचना है। यदि वह खाद्य जाल वहाँ नहीं होगा तो किसी भी एक स्टेप, किसी भी एक पोषण स्तर में अगर कोई डिस्टरबेंस आता है, कोई भी परिवर्तन आता है, तो पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। खाद्य जाल फूड चेन की लंबाई के आधार पर दो प्रकारों में विभेदित किए जा सकते हैं। एक आता है जैसे सिंपल फूड वेब, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में जो फूड वेब दिखाई दे रहा है वो सिंपल फूड वेब है।
इसमें आप देखेंगे घास जो है, ग्रास, वो प्रोड्यूसर लेवल पर है। उस घास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को लिजर्ड खाती है, और उस लिजर्ड को हॉक खाता है, चील खाती है या कोई पक्षी खाता है। तो इस तरह से ये एक फूड चेन हुई। दूसरी फूड चेन इसमें ये हो सकती है, घास, घास को ग्रास होपर ने खाया और ग्रास होपर को सीधा हॉक ने खा लिया। तीसरी फूड चेन ये हो सकती है, घास को रैबिट ने खाया और रैबिट को हॉक ने खा लिया। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। या इसका एक अल्टरनेट और हो सकता है, घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया और सांप को पक्षी खा गया। तो एक फूड चेन ये भी बन सकती है। या इसमें एक फूड चेन और हो सकती है, घास को चूहे ने खाया और चूहे को सीधा पक्षी खा गया। तो इस तरह की जो फूड चेन है इसको हम सिंपल फूड चेन कहते हैं। और जितनी सिंपल फूड वेब कहते हैं, जितना सिंपल फूड वेब होगा उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित होगी एक स्तर से दूसरे स्तर पर। इसमें हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसी के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब का है। कॉम्प्लेक्स फूड वेब में आप देखेंगे इस तरह के फूड वेब के अंदर हमने दिखाया है सभी जीव एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा आपस में घालमेल दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। नीचे नीचे हम देखते हैं इसके अंदर प्रोड्यूसर लेवल है, उत्पादक स्तर है, उत्पादक स्तर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स की संख्या बहुत अधिक है, जो जिन पे निर्भर प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या बहुत अधिक है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर ज़्यादा निर्भर हैं। और उसके बाद में आता है टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार की जो फूड वेब है, इस तरह के फूड वेब को हम कॉम्प्लेक्स फूड वेब या जटिल फूड वेब कह देते हैं। जितना जटिल फूड वेब होगा उतनी कम मात्रा में ऊर्जा एक स्तर से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित होगी। ऊर्जा का ह्रास अधिक होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा। और लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट और है, जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, जितना जटिल खाद्य जाल होगा, उतने अधिक सस्टेनेबिलिटी है, उसकी स्थायित्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत से ऑप्शंस, उनके सामने विकल्प उपस्थित होते हैं। और उन विकल्पों के कारण जो पोषण स्तर है वह ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। यदि विकल्प कम होंगे, ऑप्शंस कम होंगे, तो जो पोषण स्तर है, जो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, उनके पास में विकल्प कम होंगे तो उनके नष्ट होने की, समाप्त होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस, यदि इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, फूड वेब में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, तो क्योंकि उसके पास विकल्प उपलब्ध नहीं है तो वह समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल का महत्व क्या है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, इट एक्सप्लेन्स इंटरेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड रिलेशन। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि पादप व जंतु एक दूसरे पर और आपस में किस तरह से निर्भर हैं, उनके भोजन से संबंधित इश्यूज को लेकर के, भोजन से संबंधित संबंधों को लेकर के। यदि फूड वेब और फूड चेन हमें नहीं मिलती या हम इसके बारे में नहीं पढ़ते तो हम यह नहीं ज्ञात कर सकते थे कि वे एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। दूसरा आता है एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में पढ़कर हमें प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है, तीसरा महत्वपूर्ण महत्व ये है
कि हम फूड वेब और फूड चेन की स्टडी से एक शब्द आएगा हमारे पास में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और इसे आप अच्छे से तैयार करें। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। एक सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है जिसे जैविक वृहत्करण कहते हैं। बायोलॉजिकल जीवित से मैग्निफिकेशन जिसकी मात्रा बढ़ती है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें एग्जाम्पल हमने डीडीटी का एग्जाम्पल लिया। डीडीटी एक तरह का विषैला पदार्थ है जो कि कीटनाशी के रूप में उपयोग में किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए हम, अविखंडित विषैले पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होने पर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर इन पदार्थों का संग्रहण व एकत्रीकरण जैविक वृहत्करण कहलाता है। व्हेन नॉन डिग्रेडेबल poisonous compounds enter in a food chain then get accumulated in higher trophic level is called as biological magnification। आप इसको इस तरह से समझें, मान लीजिए इसका उदाहरण हमने डीडीटी का लिया है। इस चित्र से आप इसको समझ सकते हैं। इस चित्र में हमने बताया है कि डीडीटी की सुरक्षित मात्रा, पर्यावरण में डीडीटी की सुरक्षित मात्रा 0.2 ppm है, पार्ट पर मिलियन। लेकिन क्योंकि मनुष्य के द्वारा इसे कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता था, अब तो इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन यह रसायन पहले बहुत उपयोग में लिया जाता था, कीटनाशी के रूप में उपयोग में लिया जाता था, तो ये जल में एकत्र हो जाता था। इस उदाहरण में हमने देखा है जल में इसकी मात्रा 11 ppm है। अब जल में जो रहने वाले जीव हैं, क्योंकि वह इस जल का उपयोग कर रहे हैं अपने जैविक कार्य के लिए, तो धीरे धीरे उनमें यह मात्रा एकत्र होती चली गई। 11 ppm से इस लेवल में जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर 800 ppm लगभग यह मात्रा एकत्र हो गई। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड थ्योरी स्टडी है, इसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। उसके बाद इन कीटों को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंसेक्ट्स ने खाया, क्योंकि एक कीट, एक इंसेक्ट अपने जीवन काल में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है और प्रत्येक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगभग 800 ppm की मात्रा अगर एकत्र हो रही है, तो ऐसा पाया गया कि कीट के अंदर यह लगभग 11,000 ppm में एकत्र हो गई। इसकी मात्रा प्रथम स्तर पर 11 ppm थी, द्वितीय स्तर पर 800 ppm और तृतीय स्तर पर आते आते यह 11,000 ppm तक पहुंच गई। जब इन कीटों का भक्षण मछलियों के द्वारा किया गया तो यह जो डीडीटी थी, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, अविखंडित है, यह ऐसी की ऐसी कोशिकाओं में संचित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। इसलिए जब ये टूटेगी नहीं तो कोशिका से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो उसमें संग्रहित हो जाएगी। इसलिए मछलियों में यह लगभग 34,000 ppm तक पहुंच गया इसकी मात्रा। आप ये ध्यान रखिए, सुरक्षित मात्रा इसकी 0.2 ppm है, लेकिन फिशेज में यह 34,000 ppm तक पहुंच गई। और उसके बाद में अगले स्तर में स्वान में यह 92,000 ppm तक पहुंच गई। आप देख रहे हैं प्रत्येक स्तर पर उस अविखंडित नॉन डिग्रेडेबल पॉइजनस कंपाउंड का एक्युमुलेशन, जो संग्रहण, एकत्रीकरण हो रहा है, वो कितनी तेजी से हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। वे मनुष्य ऐसा पाया गया, डीडीटी के बारे में ऐसा पाया गया, जब आप स्टडी करेंगे डीडीटी के बारे में ऐसा पाया गया कि ये मनुष्यों में प्रवेश कर चुकी है और माँ के दूध में भी इसकी इस पॉइजनस कंपाउंड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाने लगी। तब विश्व WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बैन किया गया। इस प्रक्रिया को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। बाकी अगले लेक्चर में।